नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने पुनः मृच्छकटिकम के पंचम अंक के उत्तरार्ध को लेकर के उपस्थित हूं। जो कथा की पृष्ठभूमि है पंचम अंक की, उसमें विट और चेटी के साथ वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए निकली हुई हैं। रास्ते में घनघोर बारिश हो रही है और बारिश एक प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका के लिए जहां अनुकूल होता है, लेकिन यात्रा पर निकली हुई वसंत सेना के वह प्रतिकूल बन पड़ा है। उसका कारण है कि अपने प्रेमी के पास पहुंचने की त्वरा में वह मेघ, वह बादल और वह वर्षा व्यवधान रूप में उपस्थित है। तो इसलिए वसंत सेना बार बार उस बारिश के प्रति उलाहना या उस वृष्टि की निंदा या उस वृष्टि के सौंदर्य का येन केन प्रकारेण वहां पर वर्णन कर रही है। और इसी क्रम में लगातार वो अम्ब्रेला, छतरी लिए वो आगे बढ़ती चली आ रही है। सड़क पे पानी है, ऊपर से घनघोर बारिश हो रही है, कहीं कहीं बारिश की बूंदें देह पर पड़ रही हैं। प्रायशः वसंत सेना भींग सी जाती है और इसी क्रम में, संवाद क्रम में, विट से बात करती हुई वसंत सेना चारुदत्त के घर के समीप पहुंचती है। और वसंत सेना चूंकि इससे पूर्व आई हुई है एक बार चारुदत्त के घर, तो इसलिए उनके लिए यह सरलता है, सहजता है उस घर को पहचानना या उस घर के समीप की सारी स्थितियों को समझ पाना। तो वसंत सेना विट से कहती है कि भाव एवं तदेवै तद्गेहम्, कि इस प्रकार देखो यही वह घर है। अर्थात हे भाव, हे विट, ये जो सामने घर है या ये जो दिखाई पड़ने वाला घर है, यही उस चारुदत्त का घर है। विट उस पे उत्तर देगा। मित्रों, जो नाटक का सौंदर्य है वह उसके संवाद में है, और जब उस संवाद को हम पढ़ते हैं तो उस संवाद के साथ साथ हम अभिनय को भी अपने मस्तिष्क में लेकर के चलें, तभी इसका आनंद आ पाएगा। क्योंकि अगर नाटक को हम साहित्य की दृष्टि से पढ़ते हैं तो वह एक समीक्षा का विषय बन जाता है, अच्छा है या बुरा है, कौन छंद कर्म अलंकार। लेकिन जो संवाद होते हैं, जो पात्रों के मध्य, चरित्रों के मध्य जो संवाद निकलते हैं, वह महत्वपूर्ण है और उनको हमें अभिनय की दृष्टि से देखना चाहिए। तो विट उत्तर देता है वसंत सेना का कि सकल कलाभिज्ञायाः न किंचिदिह तवोपदेष्टव्यमस्ति। अब देखिए, अगर वसंत सेना यह कहती है कि यही वह घर है, तो स्वाभाविक है विट से एक अनुकूल संवाद आना चाहिए था कि अच्छा यही घर है, अच्छा हम पहुंच गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब इस तरह के कुछ संवाद आने चाहिए। लेकिन विट अचानक, विट जो है किसी और सोच में है। और वह सोच क्या है कि देखिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य, नायिकाओं के साथ, नायकों के साथ जो विट है एक ब्रिज का निर्माण करता है। और विट जो होते हैं वो काफी चतुर होते हैं, प्रेम के माहिर होते हैं, छल प्रपंच को समझने वाला होता है। तो कैसे अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को मनाया या समझाया जा सकता है, उसको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उन सारे विषयों का यह कुशल ज्ञाता होता है। तो इसका मन जो है उस दिशा में जा रहा है कि वसंत सेना तो अब पहुंची है, अब मिलने वाली होंगी, और जब मिलने के लिए जाएंगी तो जरूरी नहीं कि मैं वसंत सेना के साथ रहूं, प्रेमी और प्रेमिका के मध्य में विद्यमान रहूं। इसलिए उनको पहले ही उनके जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको पहले ही बता दूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए विट वसंत सेना को कहता है कि सकल कलाभिज्ञायाः, अर्थात सारी कलाओं को जानने वाली
स्त्रीलिंग है, वसंत सेना का विशेषण है। न किंचिदेह अर्थात इस विषय में या अब या आगे आने वाली जो बातें हैं उन विषयों में तवोपदेष्टव्यमस्ति, यानी आपको कुछ कहा जाना चाहिए। भाई आप सारी बातों की ज्ञाता है, आप सारी कलाओं को जानने वाली हैं, और जब सारी कलाओं की बातें कही जा रही है तो ये कोई चित्रकला या ये कोई स्कल्पचर या ये कोई ड्राइंग ऐसी बातें नहीं है। यानी जीवन जीने के लिए जितनी भी कलाएं होती है उसमें छल भी है, कपट भी है, झूठ बोलना भी है, ये भी उन कलाओं के अंतर्गत है। कैसे प्रियतम को मनाया जाता है, कैसे रूठे को समझाया जा सकता है, तो आदि इन सारी कलाओं को जानने वाली वसंत सेना अब आपको कुछ भी बताने के लिए नहीं है, क्योंकि अब स्वयं ज्ञाता है। तथापि फिर भी स्नेह प्रलापयति, हम इसको और एक्सटेंड कर लें, तथापि स्नेह माम प्रलापयति, फिर भी जो आपके प्रति मेरा स्नेह है, आपके प्रति जो मेरा अनुराग है, वह मुझे बोलने के लिए मुखर कर रहा है। यानी मुझे बार बार मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको कुछ परामर्श दूं, कुछ सलाह दूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और विट कहता है कि अत्र प्रविश्य, कि यहां से आप जब चली जाएंगी और जब प्रवेश करेंगी तो कोपोत्यंतम न कर्तव्य, भाई अत्यंत बहुत अधिक क्रोध आप मत करना। मतलब अगर आप चारुदत्त से मिलेंगी तो चारुदत्त के किसी भी व्यवहार को लेकर के, किसी भी कोई ऐसा अगर एडवर्स सिचुएशन उपस्थित हो जाता है तो आप बहुत अधिक क्रोध मत करना। स्वाभाविक है। देखिए, प्रेम एक ऐसा पक्ष है कि इनिशियली दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से इसलिए केवल डरे होते हैं कि मैं कुछ ऐसा न बोल जाऊं जिससे सामने वाली रूठ जाए, या सामने वाली ऐसा सोच रही होंगी कि मैं ऐसा कुछ न बोल दूं कि जो मेरा प्रेमी है वह रूठ जाए। इसलिए प्रणय में इनिशियली क्रोध नहीं किया जाता। हां, जब एक दूसरे का विश्वास हम जीत लेते हैं, जब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं, तो यस, हमारा पॉजिटिवनेस जो है वो उभरता है, और तदनुसार हम उनके अनुकूलता के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको विविध विषयों की बातों की जानकारी देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपने गलती की, क्या आपने गलती नहीं की, इन सारी बातों को बताते समय हम जरूर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रारंभिक क्षणों में किसी भी प्रकार का क्रोध न किया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो विट एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है, बहुत सुंदर, जो प्रणय के मध्य का जो एक तर्क है उस तर्क को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और वसंत सेना को संबोधित करता हुआ विट कहता है कि यदि कुप्यसी नास्ति रति ही, कि भाई देख लो कि यदि आप क्रोध करती हैं तो फिर प्रेम नहीं है। मतलब क्रोध करने में सबसे जो अधिक हानि होती है वह प्रेम की हानि होती है, प्रणय की हानि होती है। तो यह प्रणय न केवल शारीरिक या न केवल दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच का है, बल्कि इसे हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट माने कि किसी भी दो व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार की मनोभावना क्यों ना हो, लेकिन यदि उनसे हमारा आत्मीय संबंध है तो उन संबंधों को बनाए रखने के लिए परस्पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यहां सविशेष जो रति शब्द को लेकर के उस प्रेम को और अधिक स्पष्ट कर दिया है कि अगर भाई आप क्रोध करती हैं तो फिर प्रेम नहीं टिकता, प्रेम नहीं है। और कोपेन विना अथवा कुतः काम, और यदि क्रोध नहीं करती तो फिर प्रेम कहां। ये बड़ा एक जलेबी टाइप की है, ये दोनों बातें जो है काफी अस्पष्ट है, इसमें स्पष्टता नहीं दिखती, दोनों पक्ष है। लेकिन ये क्यों है, हमें इसे समझना चाहिए कि प्रेम में हृदय बहुत कमजोर होता है। प्रेम में किसी एक विषय को लेकर के हम निर्णय नहीं ले सकते, ना ही लेते हैं। कितना भी सुंदर मिलन क्यों ना हो, लेकिन जब हम अलग होते हैं तो मन में इफ एंड बट चलता ही रहता है। तो इसीलिए यहां पर देखिए जो दोनों बातें कही गई है, एक और तो कहा जा रहा है कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, अगर क्रोध करेंगे तो प्रेम रहेगा नहीं, और दूसरी ओर कह रहे हैं
कि क्रोध अगर नहीं करेंगे तो भी प्रेम नहीं है। अब इसे समझते हैं क्यों? देखिए, मैंने शुरू में ही एक भूमिका बनाते हुए इस संवाद से, इस पद्य से पूर्व कहा था कि जो पॉजिटिवनेस की बातें होती है, जब हम सुख दुख के साथी बन जाते हैं, हम जब पारस्परिक विश्वास को बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेमी अथवा प्रेमिका एक दूसरे की अच्छाई के लिए क्रोध करते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। तो वो एक पॉजिटिवनेस वाला क्रोध है। और जब ऐसा क्रोध होता है तो प्रणय, जो लव की जो सीमेंटिंग है, वो और मजबूत होती है, वो और मजबूत प्रेम बनता है। इसीलिए कदाचित मैं ऐसा समझता हूं, यद्यपि मैं कोई अनुभव जन्य बात आपके सामने नहीं कह रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ऐसा होता होगा कि एक दूसरे के विश्वास के, एक दूसरे के सुख दुख को, एक दूसरे की सफलता और असफलता को ध्यान में रख करके प्रेम में जो किया जाने वाला क्रोध है, वह प्रेम को और प्रगाढ़ करता है। तो इसीलिए दूसरा वाक्य ऊपर वाले वाक्य का विरोध ना हो करके दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य के रूप में हम लें कि यदि क्रोध करती हैं तो प्रणय नहीं, और क्रोध नहीं करती हैं तो भी प्रेम कहा। इसीलिए कुप्य च कोपय च अत्वम प्रसीद। इसलिए हे वसंत सेना, तुम स्वयं क्रुद्ध हो करके उनको भी क्रोध उत्पन्न करो, और त्वम प्रसीद, और क्या है, तुम सदैव प्रसन्न रहो। त्वम प्रसादय च कांतम, और अपने कांतम यानी अपने प्रेमी को प्रसादय, प्रसन्न करो, यानी खुद प्रसन्न रहो और स्वयं अपने प्रेमी को भी प्रसन्न करो। मतलब एक कह सकते हैं ये केमिस्ट्री, जैसे मैंने विट के कैरेक्टर को आपके सामने पहले ही रखा कि विट का कैरेक्टर जो होता है, ये इस जगत का, प्रणय जगत का एक प्रोफेसर होता है। वो सारी विषयों को जानने वाला होता है, वो एक निपुण, एक ट्रेंड, एक मानव की अनुभव से प्राप्त सारे ज्ञान को लेकर के चलने वाला होता है प्रेम का। इसीलिए वो इस तरह से सहायता कर रहा है, उपदेश दे रहा है कि अगर तुम्हारे सामने इस प्रकार का सिचुएशन आए तो तुम इस तरह से व्यवहार करना। अब थोड़ा सा एक जो आगे जो अंतिम दो वाक्य है उनको ध्यान लें, उनके हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को लें। च च च च, 4 बार च का प्रयोग प्राप्त होता है। यूं तो इस तरह के निपात या अव्ययों का पुनः पुनः प्रयोग काव्य की हीनता को दर्शाने वाला होता है। लोग कहते हैं कि बार बार इस तरह का प्रयोग करना जो है ना, ऐसा लगता है कि कवि के पास शब्द सामर्थ्य नहीं है, इसलिए छंद पूर्ति के लिए वो च च च च का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं इसमें डिफेंड कर रहा हूं कवि को, मैं एक डिफेंस में बात कर रहा हूं कि नहीं, इससे सौंदर्य भी उत्पन्न होता है काव्य का। और तो और हम इसको यजुर्वेद में पाते हैं। आपने चमकाध्याय का नाम सुना होगा, नमकाध्याय और चमकाध्याय, जहां पर च च च च च का बार बार प्रयोग है। और तो और इसे छोड़ दें, अगर आपने महाकवि भर्तृहरि के नीति शतकम का एक पद्य सुना होगा दूसरा, जिसे शायद लोग प्रक्षिप्त भी मानते हैं, कोई कोई उसे वैराग्य शतक का मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वह पंक्ति रख रहा हूं। वहां पर भी आप देखेंगे कि च का बड़ा सुंदर प्रयोग है। धिक्त्वाम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अब देखें वहां जो वो वाक्य है, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, ये च च च एक सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। तो यहां पर भी आप देखें, कुप्य च कोपय च त्वम प्रसीद च त्वम प्रसादय च कांतम, तो ये च च च एक प्रकार से हम सौंदर्य के लिए कह रहे हैं, बल्कि इसे हम हीन काव्य की दृष्टि से ना देखें। कभी कभी सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत किया जाने वाले वाक्य को भी हम काव्य में आदर दें। ये केवल यंग लुगंत या ऐसे जो लुंग लकार आदि वाले जो क्रियापद आदि के प्रयोग करके, भारी भरकम बड़े बड़े समास वाले शब्दों का प्रयोग करके या करने वाला कवि श्रेष्ठ कवि नहीं होता। कवि वही श्रेष्ठ होता है जो डायरेक्ट अपने श्रोता, अपने पाठक से कम्युनिकेट करे। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाठकों को पुनः पुनः डिक्शनरी जाकर के देखें और तब अर्थ निकालें।
इसलिए उस दृष्टि से यह पद्य बड़ा ही सरल है, सहज है, सुंदर है और हर प्रेमी को समझ में आने वाला है। यदि कुप्यसी नास्ति रतिः कोपेन विनाथवा कुतः कामः कुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कांतम। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि फिर एक नई बात उसमें संदेश दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, विट को ऐसा लग रहा है कि शायद अब इससे आगे मेरा प्रवेश नहीं है, यानी अब वसंत सेना को छोड़ करके या तो मैं बाहर प्रतीक्षा करता रहूंगा या मैं लौट जाऊंगा। तो इसीलिए जो विदाई के क्षण, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, जो हमारे मनोभाव होते हैं, कुछ उपदेश होते हैं, वो दिए जाते हैं। तो विट वही कार्य कर रहा है। भवतु, अच्छा ठीक है, एवं तावत, यानी कुछ और मैं बात बता रहा हूं, इसे आप इस प्रकार जाने कि भो निवेद्यताम आर्य चारु दत्तस्य। अब इसी बीच में एक वो जो विट है वो आवाज लगाता है, और आवाज लगाता है कि कोई है, जरा आर्य चारुदत्त है तो जरा उसे बुला दें। निवेद्यताम आर्य चारुदत्ताय, ये आर्य चारुदत्त को जाकर के बताएं। क्या बताएं? कि एषा फुल्ल कदम्ब नीप सुरभौ काले घनोद्भासिते कांतस्यालयमागता समदना हृष्टा जलार्धालका विद्युद्वारिद गर्जितैः सचकिता त्वद्दर्शनाकांक्षिणी पादौ नूपुर लग्न कर दम धरौ प्रक्षालयंती स्थिता। बस केवल सिंपल सा लीजिए, इस पद्य जो 35वां पद्य है उसके प्रथम शब्द और आखिरी शब्द को मिलाकर के एक वाक्य बना लीजिए, एषा स्थिता। एषा का एषा वसंत सेना, स्थिता यानी वेट कर रही है, यह वसंत सेना प्रतीक्षा कर रही है, यहां बाहर खड़ी है। कैसी? अब उन चीजों को देखिए। कहता है फुल्ल कदम्ब नीप सुरभौ घनोद्भासिते काले। पहली पंक्ति को लीजिए। फुल यानी एकदम फुल ब्लूम्ड, खिले हुए कदम्ब के जो पुष्प हैं, उस कदम्ब पुष्प वाले जो वृक्ष की, नीप यानी कदम्ब के वृक्ष को कहते हैं, उस कदम्ब के वृक्ष की सुरभौ, सुरभि से युक्त, खुशबू से युक्त, घनोद्भासिते काले काले, अर्थात घन से सुशोभित, बादल से सुशोभित इस काल में। सामान्य बातें आ गई, दो बातें आ गई। पुनः मैं इन दोनों बातों में एक विरोध को रखने की कोशिश करूंगा। मित्रों, मैं कोई आलंकारिक विरोध या कोई मैं साहित्य शास्त्रीय विरोध की बात नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं काव्य को पढ़ता हूं तो उनको हम सविशेष सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, हम साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में कम पढ़ते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब इसमें भी देखिए क्या है कि एक जगह तो ये कह रहे हैं कि काले कजरारे बादलों से सुशोभित इस काल में, सामान्य अर्थ हुआ वर्षा काल में, और दूसरी ओर दे रहा है फुल्ल कदम्ब नीप सुरभौ। तो मन में एक विरोध उत्पन्न होता है कि बारिश के काल में ये खिले हुए कदम्ब के पुष्प की खुशबू कैसे। यह सोचने का विषय है। या तो हम इसे दोष माने, या हम ये कह सकते हैं कि वर्षा की जब प्रारंभिक बूंदें आती हैं, जो प्रथम वर्षा या द्वितीय वर्षा होती है, तो जगत की जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, उन प्राकृतिक तत्वों के साथ बारिश की बूंदों के संयोग से खुशबू उत्पन्न होती है। और अब बार बार आप सुनेंगे हमारे साहित्य में प्रथम जलधर जो है, जलधर की प्रथम वृष्टि से पृथ्वी की खुशबू हमारे नाकों में आती है। तो मैं भी शायद कुछ इसी प्रकार की बात यहां कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इससे हमें यह भी बात ज्ञात हो रही है कि वर्षा काल में कदम्ब के पुष्प खिलते हैं और उसकी खुशबू आती है। तो कदाचित इन दोनों चीजों को हम यहां पर जोड़ करके चलेंगे। विरोध की बात केवल इतनी ही थी कि बारिश के क्षण में खुशबू कैसे, तो मैंने उसका भी समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इस काल में कांतस्यालयम आगता, कांतस्य आलयम आगता, कांतस्य यानी प्रेमी अर्थात चारुदत्त, यानी कांतस्य यहां पर डायरेक्ट इंटेंडेड जो है, इंटेंशन ऑफ जो वर्ड है, दैट इज इंटेंडेड टू चारुदत्त। तो चारुदत्तस्य आलयम आगता, चारुदत्त के घर में आई हुई, सारी विशेषण स्त्रीलिंग में है, तो इसीलिए वो एषा के साथ जाएगा, यानी कांतस्य आलयम आगता एषा,
समदना एषा, हृष्टा एषा, जलार्द्रालका एषा, एषा विद्युत वारिद गर्जितैः सचकिता एषा, त्वद्दर्शनाकांक्षिणी ऐसा, ऐसा और प्रक्षालयंती ऐशा। जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं वे सारे के सारे ऐशा के विशेषण है, और ऐशा चूंकि स्त्रीलिंग सर्वनाम है और वह वसंत सेना के लिए है, तो यह वसंत सेना जो कि इस काल में, इस समय में, इस दुर्दिन में अपने प्रेमी के घर आई हुई है, चारुदत्त के घर आई हुई है, समदना, काम भाव से युक्त, हृष्टा, प्रसन्न, जलार्धालका, जलार्द्रालका होना चाहिए, अर्धालका नहीं, जलार्द्रालका होना चाहिए। इसका तात्पर्य है यहां पर भींगे बालों वाली, जो अलक है, केश जो है वो भींगे हुए केशों वाली। और आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में, प्रेमी से मिलन के समय, ये सारे के सारे उद्दीपन भाव का काम करता है कि अगर नायिका है, प्रेमिका है, अगर उनके बाल भींगे हों तो वह उस प्रणय के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। तो मानो यहां पर एक जो चारुदत्त के आने से पूर्व ही उस नायिका का स्वरूप वर्णन हमारे सामने उपस्थित कर दिया गया है कि नायिका किस प्रकार श्रृंगार समन्विता है प्रेम के लिए। तो जलार्द्रालका, जलार्द्रालका, जल से भींगे हुए बालों वाली, विद्युत वारिद गर्जितैः सचकिता, बिजली और बादलों की गर्जना से भय को प्राप्त डरी हुई। और देखिए यहां पर नाटककार ने प्रणय के अनुकूल सारे विशेषणों का प्रयोग कर दिया है, और ऐसा माना जाता है कि बारिश का मौसम में जब बादल गरजते हैं तो जो प्रेमिका होती है वो प्रेमी के अत्यधिक निकट आ जाती हैं भय के कारण। तो विद्युत वारिद गर्जितैः सचकिता, बिजली और बादलों की गर्जना से डरी हुई, त्वद्दर्शनाकांक्षिणी, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषिनी, तुम्हारे दर्शन के लिए आई हुई, अर्थात वसंत सेना। और कैसी वसंत सेना? पादौ, जो पैर में है, नूपुर लग्न करदम धरो, जो पैर में लगे हुए नूपुर हैं। हम जिसे नूपुर आप सभी जानते हैं क्या होता है, जो महिलाओं के एक ये श्रृंगार के तत्व होते हैं, चलने से सुंदर सुंदर ध्वनि आती है। तो उस नूपुर में लगे हुए करदम धरो, कीचड़ को धारण करने वाले पादों प्रक्षालयंती, पैरों को धोने वाली, पैरों को धोती हुई यह वसंत सेना तुम्हारे द्वार पे आकर के खड़ी है, स्थिता। एक प्रकार से देखिए सिंपल सी ये सूचना है। विट ने एक ऊंची आवाज में भो भो जब ऐसा कहा जाता है तो यह ऊंची आवाज होती है, और अभिनय की दृष्टि से वो नेपथ्य की ओर मुंह इशारा करके वो भो भो करके वो आवाज लगाएगा विट, और ये सूचना देगा कि वो वसंत सेना खड़ी है, जिस वसंत सेना इस भाव में है। अब अभिनय की दृष्टि से देखिए, अगर मंच पर इसका अभिनय किया जाएगा तो वो कैसा लगेगा, वो चीज यहां पर उस विशेष जो है वो प्रशंसनीय है। तो चारुदत्त तक ये आवाज पहुंचती है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर व्यक्ति दूर हो तो ऊंची आवाज में ये बातें कही जाएगी, और ऊंची आवाज में क्यों कही जाएगी? क्योंकि पहले ही संबोधन में भो भो शब्द दे दिया, और जब ये भो और भो शब्द इस प्रकार से दिया जाता है, निवेद्यताम आर्य चारुदत्त से दिया जाता है, तो प्रसंग यही बनेगा कि ये ऊंची आवाज में होगी। तो चारुदत्त कहता है आकर ने, यानी कान दे करके, सुन करके, वयस्य न्यायताम किमे तदेति, चारुदत्त के पास विदूषक बैठा है और विदूषक से वो निवेदन करता है कि जाओ जरा पता करो कि यह किस प्रकार की आवाज है, यह आवाज कहां से आ रही है, यह स्वर कहां से सुनाई पड़ रहा है, और इस स्वर के नेपथ्य में सूचना कौन सी है। तो मित्रों, हम अपने इस संवाद की व्याख्या को, अपने इस व्याख्यान को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।